आई वॉज इन सो मच पेन, मुझे पता था मैं खुद से नहीं उसको बच पाऊंगा। मैं फैमिली को बोल रहा हूँ घर पे कि क्या हुआ क्या था एक्चुअली? मैं बताया ना, जैसे मैं आई वॉज इन सम अदर जोन, मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा था। एंड मैं एक लूप में था, सुख 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 सुख, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा था। आई वॉज एट होम ओनली। मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, आंखें बंद थी। एंड आई वॉज इन, मतलब मैं बहुत पेन में था, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत डर में था, एक अलग दुनिया में था। हाँ, अलग दुनिया में पहुंच गया था, वैसा कुछ था। और मैं रोक नहीं पा रहा था उस चीज़ को। सेवियर एंग्जाइटी, सेवियर पैनिक अटैक्स, कुछ मान लो आपकी, वो एक साथ हो जाएं जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो, ये वैसे स्टेट थी। तो मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि यार मुझे ले जाओ, मुझे बेहोश कर दो, क्योंकि मैं सो जाऊंगा शायद तो मैं बच पाऊँ। मैं इसको अब इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ। First of all, I would like to say thank you, Siddharth, for coming on my show and giving me time from your precious, time. I would say you are a busy person and you have came to my show. It means a lot to me. It's my privilege, and thank you for calling me, for inviting me here. And जैसे आपने मुझे बताया कि कुछ कैजुअल हम लोग बातें करेंगे लाइफ के बारे में, म्यूजिक के बारे में. So yeah, I think it's going to be fun. I think we have known each other for almost for a decade, but we are meeting for the first time. Yes, yeah. And I think I'm privileged that you came to my show. ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि हाँ, I think yeah, because recently and a few years back, when my life changed when I got the answers of life and death and this whole universe. आपको थोड़ा सा भारी लग रहा होगा आपको, पर अभी मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि कोई भी सोल किसी से ऐसे नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं इतने लोगों में 800 करोड़, अराउंड 800 करोड़ भी है, और हम लोग मिल रहे हैं आज। कहीं हमारा टकराव होता है लाइफ में, तो किसी ना किसी रीजन से है। तो यूनिवर्स, यस, या। So we have a lot to talk about it since you have mentioned a couple of stories. So definitely we will talk about it. But I wanna start with a light mode. Sure. I want to know your background. Where are you from? Where is your hometown? And how your journey actually started? What influenced you to become a singer? What influenced me to become a singer? Okay, singer बनना is like गाना. तो हर कोई गाना गुनगुनाता है बचपन में, वैसे मैं भी गुनगुनाता था। और बस मुझे ये एहसास था, मतलब कभी रियलाइजेशन हुआ यार, जब मेरे कजन्स गाते हैं एक गाना, या मेरा कजन भाई, आई डोंट हैव अ सिबलिंग, रियल भाई बहन कोई नहीं है मेरे, पर हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। तो जब वो गाते यार, मेरे को लगता था यार कुछ ट्यून में नहीं गा रहा है। आई डिडंट रियलाइज कि वो बेसुरा है, सुर है, मुझे नहीं पता था। Basically you must be trying to correct that. No, I used to, I remember a scene, मैं छोटा था मैं काफ़ी, बट मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो मैं अपने ताया जी को, उसके फादर को बोल रहा था, यार ये ना ट्यून में नहीं, उसकी ट्यून ये नहीं है, ये है जो मैं गा रहा हूँ। तो मुझे अब रियलाइजेशन होती है कि शायद पहले से ही वो सुर वाली चीज़ थी। एंड आई स्टार्टेड, देयर वाज अ मूवी बॉर्डर, उसके गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और मैं वैसे भी जो भी फिल्म देखता था उससे मतलब मुझे वही बनना था। नो, आई हैव अ रियली बैड थ्रोट। मैं पहले ही बोलने वाला था कि आज मुझे गाने को मत बोलना। तो हाँ, तो वो वहाँ से मेरा को लगता है वो शुरू हुआ। एंड फॉर्चुनेटली मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक डिसेंट स्कूल में डाला था जम्मू में पढ़ाना, कि बच्चे को पढ़ाना है, सब कोशिश करते हैं पेरेंट्स ना, बेस्ट जो हो सके। एंड आई वॉज इन 5th स्टैंडर्ड एंड देयर वर सम ऑडिशंस गोइंग ऑन फॉर द स्कूल्स एनुअल फंक्शन म्यूजिक रूम में। तो मैंने सबको बोला, सर मैं भी गाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ सुनाओ ये लाइन, ऐसे कुछ गुनगुनाई, हे ऐसा कुछ बोला। मैंने वो गाया, तो बोलते हाँ नाम लिख लो, एंड वहाँ से एक पूरी टीम जा रही थी स्कूल से, जो ऑल इंडिया रेडियो में जाने वाले थे। 5 ग्रुप थे, एंड आई वॉज द ओनली वन जो 5 ग्रुप में था। एंड देन ही हर्ड मी अच्छे से, और तो उन्होंने मुझे एक दिन बिठाया और सबको निकाल दिया रूम से, और मुझे बोला कि यार तुम कुछ कर सकते हो। मतलब इतना लेक्चर दिया, इतना मेरे को दिमाग में भर दिया कि कुछ हो सकता है तुम्हारा बहुत बड़ा। यू हैव टू रियलाइज दिस थिंग। अभी तुम बहुत अच्छी छोटी एज में पता चल गया है, और पेरेंट्स को भी ये, तो मेरे को हाँ यार मैं तो अच्छा बन जाऊंगा कुछ। बट बीइंग फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम जम्मू, एंड जम्मू में भी, जम्मू इज ऑलरेडी अ वेरी अभी बहुत एडवांस हो रहा है, पर एक दूर छोटा सिटी था, और उसमें भी एक छोटा सा गाँव है गुड़ा सलाथिया, जहाँ के सब सलाथियाज हैं, ठीक है। या So like, Jamwal are from Jammu,
पठानकोट वैसे जगह के नाम से वो होता था। तो स्लाथियाज आर फ्रॉम गुड़ा स्लाथिया, और वो राजपूतों का गांव है जहाँ पे सब आर्मी वाले शहीदों के हमारे वो बने हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड चित्तौड़गढ़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीच में स्टॉप करूँ, मैं भी राजपूत। अच्छा। तो मतलब हाँ, मेरे को रिसेंटली कुछ मीडिया ने आए थे, उन्होंने इंटरव्यू भी किया क्योंकि शहीद इतने हुए हैं वहाँ से। तो दादाजी वॉज इन आर्मी, नाना जी वॉज इन आर्मी। तो घर वालों को था ही कि पढ़ाई करो, जाओ या तो IAS वाइस कर लो, डॉक्टर बन जाओ या आर्मी में चले जाओ, ये सब था। एंड उनका एक इकलौता बेटा यही बोल रहा था कि मैं गाने गाऊंगा। एंड यू मस्ट हैव सीन दैट फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार, जिसमें एक छोटी बच्ची की कहानी है, वो गाना गाना चाहती है, आमिर खान की प्रोडक्शन। और उसकी फिल्म जब वो प्रीमियर हुई थी, उस प्रीमियर में एड के दौरान मेरा इंटरव्यू आया था जी सिनेमा पे, क्योंकि आई हैव अ वेरी सिमिलर स्टोरी टू दैट। और सेम चीज, पापा ने गिटार तोड़ दिया, मम्मा ने डायरी जला दी, क्योंकि तब हाँ, क्योंकि गूगल नहीं था ना तब। हमें गाने अब सुन, आपके टाइम हमारा एक ही टाइम है, तो गाने सुन के हमें लिखने पड़ते थे लिरिक्स को, है ना। हाँ, तो वो था नहीं कि अभी गूगल किया और निकाल के लिरिक्स, तो गाने लिखते थे। तो वो डायरी जल गई थी, गिटार तोड़ दिया था पापा ने, और ये सब चीजें, क्योंकि नंबर मार्क्स कम नहीं। लगाने के लिए कैसेट्स, यस, वॉकमैन जो आया था, मतलब रो रो के वो सब चीजें ली हैं, क्योंकि इतनी इजीली मिलती नहीं थी। और पर मुझे लगता है कि वो वक्त ऐसा था, क्योंकि रियलिटी शोज तब कहीं ना कहीं एक सारेगामा था, सारेगामा जो तब आया नहीं था जबकि मैं बात कर रहा हूँ। एंड वो आने से मुझे लगता है बहुत चेंज आया, क्योंकि उससे पहले भी लोगों को, बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री जहाँ इतने लोग हैं, और जॉब्स, सिक्योरिटी, हर पेरेंट कहीं ना कहीं वो, हाँ। तो इवन मैं KL राहुल का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसकी वो बता रहे थे कि उनकी मदर अभी भी बोलती है कि यार तू एक काम कर, अपने जो तेरे पेपर्स हैं वो क्लियर कर ले, ताकि सिक्योर हो जाए तेरी लाइफ। ने बोला कि अब और क्या सिक्योर करूंगा मैं, इंडियन क्रिकेट टीम का मैं मैं खेल रहा हूँ और इतना कुछ है। बट वही है कि इंडियन पेरेंट्स आर लाइक दैट, और हमें यही सिखाया गया कि एक सेफ्टी है। एंड देन वो सब बड़ी मुश्किल से 12th जो भी खत्म हुआ, एंड आई रैन अवे। आई वाज लाइक मैं इंजीनियरिंग मुझे पता नहीं था क्या करना है। और बट जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कॉलेजेस आर वेरी कूल, तो मुझे लगता था वैसे ही होता होगा यार, लाइक इश्क विश्क प्यार व्यार हो गई, या कोई भी आप मूवी देख लो, रहना है तेरे दिल में, दोस्तों के साथ बाइक चला रहे हैं और बस ये सब चल रहा है। और व्हेन आई वेंट टू जयपुर फॉर इंजीनियरिंग, आई रियलाइज कि यार ये तो है ही नहीं ऐसा, ये तो पूरा स्कूल टाइप का ही है, मतलब। एंड वो सब चीजें हुई, आई वाज wasn't ready, but you have done engineering, right? I entered, in 2009 मैं जयपुर गया इंजीनियरिंग करने, और उसी साल फिल्म आई 3 Idiots। और वो फिल्म देखी, मैंने घर पे कॉल किया कि सेम डायलॉग्स मैंने बोले पेरेंट्स को कि क्या फर्क पड़ता है पापा, बड़ा घर नहीं छोटा घर होगा, बड़ी गाड़ी नहीं छोटी गाड़ी। मैं फिल्मी तो था ही ना, मैंने बताया जैसे। तो वो मैंने यार पापा मेरे को बस वो करना है। तो मुझे लग रहा था यार मेरी को कहीं ना कहीं मेरी कहानी है, एंड कुछ चीज़ें मतलब, एंड आई एम अ वेरी इमोशनल चाइल्ड, और फिल्म देख के रोना वो पहले से ही था। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया यार, नहीं मेरे को कहीं ना कहीं म्यूजिक में जाना चाहिए। और वहाँ जाके आपको फर्स्ट टाइम वो मिलता है ना, व्हेन एवरीबडी इज लाइक सिद्धार्थ फ्रॉम जम्मू, फेम एंड ऑल, एवरीबडी वाज लाइक लड़कियाँ, मेरे सीनियर्स, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे रूम में आके मुझसे गाने सुन रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जो फेम की रिलेशन थी वो वहाँ से हुई। अच्छा यार फेम तो ये है, ऑफ कोर्स। एंड एवरीबडी वाज लाइक मेरे को जबरदस्ती एक कॉलेज पार्टी, हॉस्टल पार्टी हुई थी, और मुझे मेरे फ्रेंड्स कंधे पर उठा के लेके आए थे रूम तक। व्हेन आई सैंग कहीं तो होगी वो सॉन्ग, मुझे बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला। फिर फ्रेशर्स पार्टी में जबरदस्ती मुझे भेजा गया, मेरे को जिताया गया, क्योंकि जिताना भी उनके हाथ में होता था। जो क्वेश्चन पूछने थे मुझे पहले बताए हुए थे, तो मैं बता रहा हूँ मैं, ऐसे हाँ वैसी चीजें थी। तो मैं सोच हाँ वही, बट अंदर ही से तो यही सोच रहा था यार कि यार मैं तो भाई कुछ, आई एम समथिंग। एंड वो सब चीजें हुई, बट एंड आई थिंक इट वाज December 25 December, क्रिसमस, आज 26 है। तो आई सॉ दैट फिल्म, एंड मुझे रिलेशन हुआ यार, नहीं मेरे को तो कहीं और जाना चाहिए। आई गेस ऐसा कुछ ही था, न्यू ईयर का क्रिसमस का टाइम था, एंड आई वॉच दैट फिल्म 3 Idiots, एंड इट चेंज्ड माय लाइफ। और मैंने घर वालों को बुला लिया ये वो, बट फिर कॉलेज वालों ने बोला कि हम सपोर्ट करेंगे, कोई करता नहीं है। और मुझे सेकेंड सेमेस्टर मुझे याद है, मैंने बुलेटिन बोर्ड देखा, और
वहाँ मेरा नाम था, जिन लोगों को एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो मेरे को 6 के 6 सब्जेक्ट में बैठने नहीं दिया। और अटेंडेंस। और मेरे को मेरे कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा था कि तुम बेटा टेंशन मत लो, मैं सपोर्ट करूंगा, तुम हमारा कॉलेज का नाम इतना रोशन कर रहे हो, ये कर रहे हो। So you were going for the इवेंट्स एंड हाँ, मैं मतलब जयपुर में बड़े बड़े कॉलेज में मैं जीतने शुरू कर दिया। तो मैं जिस छोटे से कॉलेज में था यार, उसका कहीं ना कहीं नाम भी हो रहा था, सब कुछ था। तो आई वाज लाइक कि यार मैं इतना वक्त नहीं दे सकता हूँ इंजीनियरिंग को, मैं ठीक है पढ़ाई कर लूंगा, पढ़ाई मतलब आई वाज गुड एट स्टडीज, बट मैं बोला मैं पढ़ लूंगा थोड़ा बहुत, बट साथ साथ आई वांट टू लर्न म्यूजिक। तो जयपुर जाने का मेन रीजन ये था। पर वहाँ ये हुआ, जैसे मैंने इंजीनियरिंग वहाँ से छोड़ी, क्योंकि मैं मदर को बुलाया, वो आ गए, तो माई मॉम सपोर्टेड मी, मतलब बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। फादर वॉज वेरी अपसेट अबाउट दैट कि यार एक तो पैसे वैसे दे के तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में डाला और तूने वो भी छोड़ दी, सब बर्बाद कर दिए। और बट मदर वॉज वेरी सपोर्टिव। और एंड मैंने सीखना शुरू किया जयपुर में, और ये सब चीज़ें हुई। पर फिर मेरे को था कि अब मैं इंजीनियरिंग भी छोड़ दी, कुछ तो करना है, तो घर वाले बोलते डिग्री कर लो कुछ। देन आई वांटेड टू मूव टू दिल्ली। वहाँ पे मैंने गुरु ढूंढे, उन्होंने बोला कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर लेना साथ साथ। तो पर मैं ऑडिशंस नहीं दे पाया, मुझे जॉन्डिस हो गया था, और कुछ ना डेस्टिनी होती है पूरी। तो उस टाइम पे फिर जम्मू में वापस चला गया मैं। वहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने जो 4 साल की डिग्री थी वो मैंने 5 साल में की। एक साल मेरे को जाना पड़ा, बीच में मैं कलकत्ता में था, वहाँ पे कुछ शूट चल रहा था, उसकी वजह से मेरे को बड़ा कंप्लीटेड माई स्टडीज। और वो डिग्री मैंने बोला पापा अब ये लो। 2016 में मैं बॉम्बे मूव हुआ। 2016 was your starting of your actual starting of my when I moved here. But journey started in 2010 when I quit engineering, and a friend came to my house, कॉलेज का ही फ्रेंड, एक्स कॉलेज का फ्रेंड। उसने मुझे बोला कि यार जस्टिन बीबर भी तो ऐसे स्टार बना है, तो यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल रहा है? मैंने बोला हम भी डाल सकते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि मैं भी डाल सकता हूँ यूट्यूब पे। 2010 में देयर वाज नो ये कवर सीन नहीं था, मतलब गानों के कवर्स बनाओ, ये 1-2 लोग थे। And so a lot of people they don't know this thing that I'm one of the first YouTube singers from India, and I'm the only one who survived अभी तक। सब क्योंकि छूटता चला गया ना, it's a long journey and a hectic tough journey, and resources नहीं थे तब तो लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लिए गाने। फिर मैं जब जम्मू चला गया तो वहाँ पे भी स्टूडियोज नहीं थे, तो कभी ऐसे ही गा लिया कहीं भी छोटे से माइक पे। शूटिंग करने के लिए गाँव में कहीं शमशान घाट, मुझे याद है वहाँ पे हम शूट करते थे, कुछ भी किसी लड़के को पकड़ लिया, भाई ऐसे कैमरा चलाना है ना। तो आई थिंक वो पूरा, बट वो जर्नी स्टार्ट हो गई 2010 से 16 में 6 साल मेरे को अच्छा खासा यूट्यूब ने पुश दिया, एंड बिग कंपनीज दे साइन मी फॉर यूट्यूब थिंग एंड ऑल। देन आई मूव टू मुंबई और ये सब चीजें हुई। टेल मी अबाउट योर जर्नी इन बॉम्बे। बॉम्बे ने क्या आपसे ले लिया और क्या आपको दिया? बॉम्बे ने देखो, मैं तो ये बोलूँगा हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे पहले भी वर्क फ्रॉम होम की, वैसे ही। तो मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। मेरे को शुरू में अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि बहुत फास्ट लाइफ थी। जम्मू से बॉम्बे आना, वो भी अंधेरी जैसी जगह पे रहना। हाँ, तो पहले मैं बैंड्रा में रह रहा था, वो भी किसी को कहानी नहीं पता है। वहाँ पे एक आंटी थी तो जिनके घर में रह रहा था, कैथलिक लेडी, एंड उन्होंने मुझे अरेस्ट करवा दिया क्योंकि शी हैड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और उनको लगता था कि मैं कोई घर में कौन रह रहा है। रोज पूछती थी मुझे, तुमने मेरे को पैसे नहीं दिए। मैंने बोला आंटी ऐसा नहीं है, मैंने आपको ये देखिए। एक दिन वो मेरे को पुश करने लगी, वो गिर गई, उन्होंने पुलिस को बुला लिया और मैं अरेस्ट हो गया। मुझे पुलिस आगे ले गई। आप सोचिए एक जम्मू का छोटा से गाँव से निकल के लड़का आता है और उसको पुलिस लेके जा रही है। तो मेरे को स्टोरी सुनी थी पुलिस मारेगी, तो बट बॉम्बे पुलिस ने मेरे को बहुत सपोर्ट। फर्स्ट टाइम मैंने रियलाइज किया कि इतने अच्छे लोग हैं। उनको समझ आ गया कि यार लेडी में कुछ मेंटल इश्यूज हैं, ये जो भी है। उन्होंने मुझे समझाया कि आप बेटा घर से चले जाओ अभी, वरना आज आप जाओगे, आज सैटरडे है तो संडे, हाँ, और मंडे को फिर आपको वो मिलेगी। मैंने बोला यार ये तो मैंने फिल्मों में देखा था, बेल मिलेगी मंडे को, तो ये तो पंगा हो जाएगा। तो मैंने सामान पैक किया और मैं निकल गया। एंड देन आई मूव टू लोखंडवाला, एंड वहाँ पे रहा हूँ मैं 3 साल। बट दैट लाइफ वॉज वेरी उसी दौरान मैं फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप में गया था। फर्स्ट टाइम मेरा इंटरनेशनल शो हुआ हांगकांग में। तो जब मैंने देखा कि जम्मू टू मुंबई का जो डिफरेंस है वही मुंबई टू हांगकांग है, तो मुझे समझ गया नहीं मुंबई फिर बहुत अच्छा है। अभी तो बाहर तो लाइफ बहुत फास्ट है। हम लोग तो क्योंकि एक छोटे से शेल में जी रहे है ना, हम लोग वही दुनिया देख रहे हैं, वही दुनिया समझते हैं जितनी हमने देखी है। हमें पता ही नहीं है कि बाहर क्या क्या है। तो वो मेरे साथ जब दुनिया जाने लगा अलग अलग देशों में, तो समझ आने लगा कि यार दुनिया तो अलग ही है।
हम लोगों ने अपनी अपनी थिंकिंग बना ली, तो ये चीज़ें हुई. देन आई मेट समवन, मेरे एक गॉडफादर बने जो हांगकांग में ही मुझे मिले थे. एंड वो मेरे को उन्होंने ही सपोर्टेड मी. बोलता ना, मैं तो बोल रहा हूँ कि हर किसी से मिलना एक कहीं ना कहीं यूनिवर्स का एक डेस्टिन्ड था. एंड ही सपोर्टेड मी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे. और उसी वजह से मुझे बड़े बड़े लेबल्स ने साइन भी कर लिया था जब मैं बॉम्बे आया. बट आई रियलाइज दिस थिंग कि फिल्मों में गाना इट्स नॉट everyone's cup of tea, because to sing in films, ये काफी लोगों को पता नहीं है. Now you have to sign the label. आपको पहले साइन करना है तो आप गा सकते हो. और वो साइन में ये होगा कि वो आपसे 30%, 40%, 50, 60 जो भी वो डील है, हम आपसे हर शो का आपका पैसा लेंगे. तो मान लो अगर मैं किसी शो में 10 लाख रुपए ले रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए मेरा सीधा उनको चला गया. हाँ, जो भी, मतलब मेरे को अगर 10 लाख बच रहा है तो 5 लाख वो ले लेंगे, यहाँ 4 लाख ले लेंगे, 40% है तो इस हिसाब से. तो मोस्टली 99% सिंगर्स जो आप देख रहे हैं फिल्मों में गाने गा रहे हैं, वो सब साइंड है. जो नहीं साइंड है उनमें से एक सिंगर का नाम ले रहा हूं मैं, वो जैसे अरिजीत सिंह. ही गॉट लकी एंड वन ऑफ द लेबल टोल्ड मी दिस थिंग कि हम अपने आर्टिस्ट के पर काट के रखते हैं. तो पर एक परिंदा जो है वो उड़ गया, वो बिना साइन हुए उसको गाना मिल गया, बिकॉज ही स्ट्रगल्ड. एंड बोलते ना, किस्मत भी कोई चीज है ना. क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने, कि सिद्धार्थ, कोई तुम्हें स्टार बना नहीं सकता, अगर चाहे तो भी नहीं बना सकता. आप बड़े बड़े फिल्मों के बड़े बड़े स्टार्स के बेटों को देखते हो, बच्चों को देखते हो, पैसा लगाया जाता है बट फिर भी स्टार नहीं बन पाते. और कोई तुम्हें बनने से रोक नहीं सकता. आप देखते हो कभी कभी ऐसे ही कोई निकल के आ जाता है. तो अगर डेस्टिनी में है तो वो होगा, और नहीं है तो फिर नहीं होगा, वैसी वाली चीज. तो दैट थिंग आई रियलाइज्ड कि I do write songs. मैं काफी सालों से लिख रहा हूँ, पर निकाले नहीं, क्योंकि वही at the end you need a lot of production money for the huge production and all. तो पहले तो ऐसा था, अभी सीन बहुत हो गया, independent music is growing these days, you see. But still, I always tell people कि एक मेरे जैसा आर्टिस्ट जो 2 लाख रुपए भी लगा रहा है एक गाने पे, तो वो घबराएगा यार, 2 लाख रुपए डूब जाएगा क्योंकि सुनेगा नहीं तो. And someone, people now are investing like 2 crores on a song. तो 2 लाख वाला 2 करोड़ वाले से कैसे टक्कर ले सकता है? So even if you are a good singer, if you have a very good song, you cannot become a star. Star बनना और singer बनना दो अलग चीजें. You can become a good singer by learning, but you cannot become a star. That is, you have to invest, you have to promote. Everything is PR, na? What about the collaboration with the singers? Does it really work? Like what kind of singers? Like two singers. Like good singers or popular singer? Like with the popular singer, of course. But then they have to agree on, na? I think it should be a mixture, right? A name plus good. That's what I would say. Because see, अगर मेरे साथ कोई अच्छा पॉपुलर सिंगर कर रहा है, वो अच्छा नहीं भी गाते तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, क्योंकि मैं तो उसमें अच्छा ही गा रहा हूँ. बट अगर वो पॉपुलर नहीं है तो हम इतने 10 लोग भी मिलके कर लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो वो नहीं. आई थिंक वी नीड एक्चुअली जितना मर्जी अच्छा गाना हो, जितनी मर्जी अच्छी फिल्म हो, फिल्मों में फिर चल जाता है. गाने में बहुत इट्स टफ, क्योंकि फिल्मों में ये है कि अगर अच्छी फिल्म है तो कहीं ना कहीं वो, मैंने बोला आपको यार ये मूवी आई है बहुत अच्छी है, तो आपने वो देखी, कहीं आज नहीं देखोगे, एटलीस्ट 5 साल में देख लोगे कभी ना कभी. अच्छा, बट गानों में वो नहीं है. गानों में आजकल आप देख रहे हो, आप वही सब गाने सुन रहे हो जिनकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, जिनको आप देख. मैं आई रियलाइज वन थिंग, आई सी कि जैसे एड शीरन का एक गाना आ रहा है या जस्टिन बीबर का गाना आ रहा है, उसको एक हफ्ते में उसको 5 मिलियन व्यूज होते हैं. इंडिया में एक गाना रिलीज होता है, 2 दिन में उसको 500 मिलियन व्यूज होते हैं. तो मैं मानता हूँ पॉपुलेशन है, पर यहाँ पे अभी वो वाला सीन जो है, पैसा देख के व्यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लोग आपको देख रहे हैं, पहले गाना कैसे हिट है, अच्छा इसके 5 मिलियन व्यूज हैं, तो पहले ही आपकी अच्छा इम्पैक्ट पड़ गया. अब गाना अच्छा है कि नहीं है वो सेकेंडरी चीज है. या फिर आपने रेडियो में हर जगह गाना वही चल रहा है यार, कोई गाना सुनते हो रेडियो में वही, क्लब में वही, तो आप बोल रहे हो यार ये गाना अच्छा ही है. अच्छा नहीं भी है तो भी आपके जहन में बैठ जाता है, हाँ यार वो धुन में को याद आ रही है, वो अच्छा है. आजकल वही है. सो देयर आर लॉट ऑफ गुड सिंगर्स, मैंने जिनको जानता हूँ, अच्छे अच्छे गाने हैं, पर वो गाने वही 2000-5000 लोगों ने ही सुने, वो मिलियंस में नहीं पहुंच पाते. So next question would be Siddharth, I want to know story behind Kapil Sharma's show. You actually. अच्छा, वो एक 2 मिनट का कैमियो था मेरा वहाँ पे. वो हुआ क्या कि when I met like I told you about the Godfather I met in Hong Kong.
So he's like a very good friend of Akshay, and so we were like after the show. I was sitting in his car and he was like talking to someone like, this guy is, better than this and that. You should. And he gave me the phone and Akshay Kumar was on the call, on video call for the first time. I was like, hi Akshay, okay, मैं क्या बात करूँ? तो ये सब हुआ. फिर next day फिर से हमारा एक और performance था, वो भी अक्षय ने देखा and he called me. तो जब ये बैंड्रा वाला सीन हुआ था, मुझे जब पुलिस ने पकड़ा था, उस दिन I had to go. There was some Akshay's some family function, some शादी, और वहाँ जाना था मुझे. And I was getting ready and all that. शाम को मुझे वहाँ जाना है एंड दोपहर को मैं अरेस्ट हो गया हूँ. ये वाला सीन हो गया था. तो देन दैट टाइम अक्षय's मूवी आई थिंक रुस्तम वाज कमिंग और उसका गाना था जो मैंने कवर किया था एंड आई वन दैट कॉन्टेस्ट. सम कॉन्टेस्ट वाज देयर कि जो सबसे अच्छा गाएगा उसको हम ये वो पता नहीं क्या. एंड देन अक्षय's मैनेजर कॉल्ड मी, मैसेज्ड मी दैट he wants you to come tomorrow for the Kapil Sharma show. And I had some other interview lined up with some radio station or ऐसा कुछ था. तो मुझे वो उसको मैंने कैंसिल करवाया. नहीं this is important, I have to go. And I went there और वहाँ पे थोड़ा सा गाने को मिला. So share your experience meeting with Akshay Kumar and Kapil Sharma. It was good. मैं उनसे पहले भी मिला था और वो सबसे पहले मैं हांगकांग में था जब उनसे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई और बाय सरप्राइज मुझे पता ही नहीं था. तो अच्छा था एंड ही सजेस्टेड मी फ्यू थिंग्स अबाउट माय म्यूजिक करियर आल्सो. और इवन वी डिड अ शो टुगेदर इन हांगकांग. दबंग टूर एक हुआ था, वहाँ पे सलमान खान और उनकी पूरी टीम थी एंड अक्षय कुमार वाज द सरप्राइज एंट्री. किसी को पता नहीं था एंड इट वाज आई मीन द होल वीक वी हैड लॉट्स ऑफ फन एंड ग्रेट टाइम. या Great. Yeah. See, I was sharing my experience earlier that I saw Akshay Kumar long back. I think in 2007 or maybe 8. Okay. And I actually went to watch a movie, Ambience Mall Gurgaon. अच्छा. And I think कोई तो movie के लिए आए थे. For the promotions. Okay, nice. Got it. Yeah. Thursday night थी I think. Friday को release होती है ना movie. Yes. And I saw him. He was wearing blue denim. अच्छा. Grey color का sweatshirt. Okay. He was not looking Indian, so foreigner. He was very handsome. Yeah. So since you have got little bit experience working with people in Bollywood, so is there any experience that you want to share which like thrashed you or motivated you, demotivated you? Experience, what I've realized is कि जो दुनिया है बॉलीवुड की या फिर किसी भी इसमें इंडस्ट्री में वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं. ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अलग लोग हैं, पर इनकी थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है काम को लेकर भी. एंड work wise and working on themselves, like if we are talking about Akshay, तो वो he's always he always decides कि मेरे को कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है ना. और वैसे ही उन्हीं की तरह और एक्टर्स हैं जो नहीं कर रहे हैं. तो सबका अपना एक तरीका है काम करने का, सबका द वे ऑफ वर्किंग, वर्क स्टाइल जो है बिल्कुल अलग है. और कोई रात को काम करना, जैसे आपने सुना होगा, जैसे रहमान साहब वो रात को रिकॉर्डिंग्स करना पसंद करते हैं, रात को काम करना. बहुत से लोग, इवन आई लाइक वर्किंग. हाँ, तो मुझे लगता है एक्टर्स को है और कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का है. और कहीं ना मुझे लगता है आर्टिस्ट का कहीं ना कहीं डेफिनेशन ही वही है कि देयर इज नो फिक्स्ड टाइम कि यहाँ फिक्स होना ही नहीं चाहिए ना. अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप आर्टिस्ट नहीं हो सकते. कहीं ना कहीं वो एक रहता है कि सुबह 6 बजे. हाँ, क्योंकि मैंने व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि इवन व्हेन आई एम ट्राइंग टू राइट अ सॉन्ग, तो मैं बनाना बैठूंगा तो अब नहीं बनेगा, लेकिन जब बनना है तो वो हो सकता है 2 मिनट में बन जाए. कितने गाने ऐसे हैं जो 2-2 मिनट में बने हैं. Yeah, I was actually watching some documentary on Pitbull. वो इंटरव्यू में बता रहे थे कि he just sometimes gets dream lyrics. Same happens with me. मुझे ऐसे और मेरे को तो इवन ऐसी साई-फाई मूवीज की मेरे को रात को वो आती है. मैं बोला यार कोई लिख ले सुबह, तो कितनी अच्छी मूवी, कितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं. तो ये है और ये लोगों के साथ हो रहा है, सबके साथ, बहुत लोगों के साथ हुआ. आई हैव हर्ड स्टोरीज कि जहाँ पे आइंस्टाइन बोल रहे थे कि मुझे कोई आता है सपने में आके इक्वेशंस को सॉल्व कर रहा है और ये सब चीज़ें. तो मेरे साथ भी होता है कभी कभी ऐसा कि कोई धुन या कोई ऐसी ट्यून होती है जो उठता हूँ, यार ये क्या था, फिर बैठ के हाँ थोड़ी सी याद आ जाती है, तो आई रिकॉर्ड इट ऑन माई फोन. अब ईजी हो गया सब चीज़ें, तो रिकॉर्ड कर लो सबसे बेटर है क्योंकि वो है. पर ये चीज़ें हैं
अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कुछ तो है. It's and you know 3.5 years back I was telling you something that spirituality came into my life and लोगों के दिमाग में spirituality का मतलब अलग है, वो वाली spirituality नहीं. Tell me. हाँ, so you know my name is Siddharth. तो सिद्धार्थ मेरे पेरेंट्स ने जब नाम रखा तो they didn't realize कि मेरी जो हरकतें होंगी वो थोड़ी सी वैसी थी गौतम बुद्धा वाली, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था. एंड व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू यू नो आस्क क्वेश्चंस, मॉम ये क्यों है, सेम चीज़ें कि यार ये मर रहा है, क्यों मर गया, या फिर आई वाज अ वेरी इमोशनल किड. छोटा बच्चा था तो रोता था मूवी देख के या कुछ, तो वो क्यूरोसिटी चलती रही. तो आई स्टिल रिमेंबर 6 years back I was in my लोखंडवाला हाउस एंड आई कॉल माई मॉम अराउंड 1:30 AM रात को. तो मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा कि मम्मा एक गाय काऊ इंडिया में पैदा होती है तो उसकी हम पूजा करते हैं, ठीक है ना, गाय माता है ऐसे बोलते हैं, देवी देवता हैं जो भी, वही बाहर पैदा होती है, उसको काटा जाता है, बीफ खाते हैं लोग. तो वो गाय डिसाइड कर रही है या हम डिसाइड कर रहे हैं, कौन डिसाइड कर रहा है वो? नहीं, कुछ क्या कंट्रोवर्सी है इसमें? इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ना, कि मतलब मैं कोई भी चीज़ के लिए अगर हम बात करें, जैसे मान लो मैं भी तो शाहरुख खान के घर पैदा हो सकता था ना, मैं भी तो अंबानी घर पैदा हो सकता था, अंबानी का बेटा बन सकता था, क्यों नहीं बना? या मैं देखता हूँ कि यार ये इतने सिंगर्स आज गा रहे हैं, उसका फादर वो प्रोड्यूसर है, ये इसका फादर ये कंपनी का मालिक है, तो मेरा भी तो हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? तो आई वॉन्टेड यू नो टू नो द आंसर्स ऑफ लाइफ, कि कुछ तो है जो मैं नहीं जानता हूँ. आई थिंक साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, कुछ तो है ना. So, इस टाइप का थॉट मेरे को तब आता है actually when I actually think about universe. So we think that we are so important, and when you actually lie down, when you're like about to sleep, then you get that thought कि you are just a tiny little person, and then there's beyond things which are happening. छोटे से घर पे आप रह रहे हो, छोटे से इंसान, उसके बाद this earth, country, then earth, and then other planet, galaxies, and the universe. I don't know what is the end. Then you would feel like you're not at that. The same thing I realized कि मुझे ये रिलेशन मतलब मुझे हो रही थी कि मेरे को ये जानना है कि like if I'm sitting right now here, ठीक है, तो मैं अभी हूँ और 10 मिनट के बाद मैं अगर नहीं रहा, ठीक है, तो मेरी बॉडी तो यहीं है, तो क्या नहीं रहा, what happened, असली में हुआ क्या? तो जिसको हम सोल बोलते हैं, जिसको एनर्जी बोलते हैं, वही साइंटिस्ट कह रहे हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वही चीज़ है. तो कहाँ वो एनर्जी का सोर्स क्या है? तो जब 3.5 years बैक, लाइक ऑन 20th July 2020 मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ होने वाला था. कोविड का चल रहा था ज़माना. आई वॉज अलोन, मैं और मेरा डॉग, हम लोग यहाँ मेरे घर पे थाने में हम लोग पूरा महीने अकेले रह रहे थे. माई फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम माई ओन रिकॉर्ड लेबल मैं रिलीज़ करने वाला था बेमायने, और 5 बजे रिलीज़ हुआ वो गाना, और आई थिंक 5:15 अराउंड मुझे पता चलता है कि माई कज़न डाइड जम्मू में. और कोविड का टाइम चल रहा था, हम लोग जा भी नहीं सकते थे, फ्लाइट्स बंद थी. नो, ही हैड सम इश्यूज, छोटे थे तब से ही हैड सम प्रॉब्लम, ब्रेन का कुछ था, बट ही डाइड. और मैं रात को सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि बॉडी घर पे पड़ी थी, और मेरे को ये रियलाइजेशन हो रही थी कि यार ये क्या है, मतलब मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ. किसी और कंट्री में होता तो शायद तब भी चले जाता, बट कोविड की वजह से मैं यहाँ होके भी नहीं जा पा रहा हूँ. और दैट डे अ फ्रेंड भी नहीं था तब वो, उसने मुझे फ्रॉम अ सिंगर फ्रॉम द इंडस्ट्री, ही सेंड मी एन ऑडियो कि आप ये सुनो. मुझे ऐसा फील हो रहा कि यू आर नॉट यू आर डिस्टर्ब कहीं ना कहीं, क्योंकि सब वो इस टाइम पे इश्यूज चल रहे थे, यूट्यूब को लेकर, रिकॉर्ड लेबल्स को लेकर, वो सब चीज़ें हो रही थी. एंड इवन दैट डे सोनू जी कॉल्ड मी, और वो दुबई में बैठे थे, उनका वीडियो कॉल आया, तो आई स्टार्ट क्राइंग कि ऐसे ऐसे यार मेरे को हो गया, और कुछ बड़ा अच्छे से समझाया उन्होंने. बट दैट डे, उसके बाद से मेरी लाइफ लाइक चेंज हो गई. आई गॉट द आंसर्स आई वॉज लुकिंग फॉर, कि क्या है सच. मेरे को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, और अलग अलग कभी ये बुक पढ़ ली, कभी ये जान लिया, पर जब सच पता चला तो समझ आ गया. बिल्कुल आसान शब्दों में जो मैं बोलूँगा वो ये है कि हैव यू प्लेड दैट गेम मारियो? तो मारियो गेम हम शुरू करते हैं, अलग अलग स्टेजेस होती थी. लास्ट स्टेज थी जिसमें हमें ड्रैगन आता था, ड्रैगन को हमें मारना है. हाँ, ऐसा कुछ था ना, वो कुछ फायर उगल रहा था और हमें वो हमेशा मार देता था. दैट ड्रैगन इज द माया,
which kills us every time. जब हम लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम मर जाते हैं. Maya, you're talking about money, right? माया, एवरीथिंग इज माया. जो भी हम अपनी आंखों, जो भी हम, नहीं, दैट इज समथिंग एल्स. वो सिर्फ कहने की बात होगी. जो भी चीज़ें हम अपनी आंखों से देखते हैं, दिस इज माया. यू आर माया, आई एम माया, एवरीथिंग इज माया. दिस इज माया, शूज आर माया, एवरीथिंग इज माया. ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट स्टेज है मारियो की, दैट्स अ ह्यूमन स्टेज. और हम वापस से मर जाते हैं उस स्टेज में, और हमें वापस से शुरू करना पड़ता है फर्स्ट स्टेज से. आप समझ रहे हो? ड्रैगन ने हमें मार दिया, ड्रैगन ने हमें मार दिया लास्ट स्टेज में, तो हमें वापस से शुरू करना पड़ता है ना गेम को. तो ये वही चीज़ है. हम हर बार हम यहाँ मर रहे हैं, हमें वापस से शुरू करना पड़ रहा है. ठीक है. तो रियलाइजेशन ये हुआ कि जो मेरे गुरु कहते हैं, माय स्पिरिचुअल गुरु, वो यही कहते हैं, जो उन्होंने कहा वही सभी भगवानों ने कहा, जिनको हम भगवान कहते हैं. भगवान मतलब लाइक जीसस, बुल्ले शाह, कबीर, साईं बाबा, महावीर जैन, बुद्धा, मोहम्मद, एवरीबडी सेड द सेम थिंग. और हमसे वो चीज़ छुपाई गई, बिकॉज द स्पिरिचुअल लीडर्स दे डोंट वांट अस टू नो. जैसे आपने पी के फिल्म देखी, उसमें था ना वो ये फिरकी ले रहा है, ये वही चीज़ है. आप खुद रियलाइज हमने कभी किया नहीं कि बुद्धा जो नेपाल में पैदा हुए थे, हम इंडिया का पार्ट था, एक ही था तब. हमारे जो धर्म के ठेकेदार जिनको हम कहते हैं, द स्पिरिचुअल लीडर्स, उन्होंने उनको भगा दिया हमारे देश से. क्यों भगाया? क्योंकि बुद्धा ने कहा कि मंदिर में तो भगवान है ही नहीं. तो उनका जो बिजनेस था वो ठप होने लगा. तो यही था. तो रियलाइजेशन यही हुआ है, इसका आंसर यही मिला है कि एवरीथिंग जो हम देख रहे हैं ये सब है, ये सच नहीं है एक्चुअली में. दिस इज नॉट रियल. सच नहीं है. इसी वजह से कृष्ण ने कहा है गीता में कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ. मतलब तेरी मदर की डेथ भी हो जाती है तो बहुत अच्छा हो रहा है. कृष्ण तो यही कह रहे हैं, पर हम कहाँ मानते हैं उनकी बात. तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है. मतलब डेथ हो नहीं रही है, हमें लग रहा है हो रही है. तो जैसे कृष्ण ने कहा ना, यहाँ कोई नहीं मरता है अर्जुन. तो ये चीज़ का रिलेशन हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है. ये भी यही कह रहे हैं, गुरु नानक देव भी यही कह रहे हैं, साईं बाबा भी यही कह रहे हैं, मोहम्मद भी यही कह रहे हैं, बुल्ले शाह भी यही, कबीर भी यही कह रहे हैं. तो ये सब तो जो कह रहे हैं वो हमें नहीं पता. तो वो क्या है? तो जब उसको जाना तो यही, तो दिस इज ऑल अ गेम. हम लोग एक, मतलब मान लो एक और मॉडर्न वे में बोलूँ कि हम लोगों ने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज़ बनाई और उसके एपिसोड में हम खुद कैद हो गए. वी आर द क्रिएटर्स. आत्मा क्या है? आत्मा और परमात्मा में डिफरेंस नहीं है. अब गंगा, अभी ये पानी की बोतल है, ठीक है, आपने इस गंगा जल लिया इसमें. अब इस गंगा जल और गंगा में क्या डिफरेंस है? ये भी वही है, वो भी वही है. इसी गंगा जल को वापस गंगा में डाल दोगे तो ये पानी गंगा जल बन गया. गंगा जल जो है वो गंगा हो गया ना वापस से. वही है. आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तो हम भी परमात्मा ही हो जाएंगे. एक ही चीज़ है सब. पर हमें किसी ने ये बताया नहीं. हमें यही बताया गया. हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता. उनको भी यहाँ मंदिर चले जाओ, पूजाएं कर लो, फास्ट रख लो, ये कर लो. अगर मुक्ति चाहिए, एनलाइटनमेंट चाहिए, ये चाहिए, तो पहाड़ों में चले जाओ. यही बताया गया है. I want to know about your life-death experience that you have recently shared. हाँ, वो भी आई थिंक कुछ खेल था गुरु का ही कुछ. सो आई वॉज एट माई होम. मेरे कोई कज़न आए हुए थे और उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी फॉर माई, आई गॉट स्लिप डिस्क, थोड़ा उसका इशू हो गया था, और वो मेडिसिन दी और पेन किलर कुछ थी, मैंने वो ली. एंड आई गॉट सीवियर एंग्जाइटी. सीवियर मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूँ. आई वॉज इन सम अदर जोन. और लाइफ में मुझे आई हैव फियर ऑफ फ्लाइंग. मुझे टर्बुलेंस में बहुत डर लगता है. सबको पता है, मेरे घर पे फ्रेंड्स को सबको पता है. तो मेरी जो वर्स्ट टर्बुलेंस थी उसको आप 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं उस पेन में था. एंड आई न्यू वन थिंग कि मैं इससे निकल नहीं पाऊँगा खुद से. एंड मैंने मैसेज पहुँचाया. माई गुरु वॉज इन साइलेंस. उस दौरान साइलेंस में मतलब वो सब कुछ, किसी से बात नहीं कर रहे थे. तो उनके किसी के ज़रिए मैंने मैसेज पहुँचवाया कि यार मैं मर रहा हूँ, उनको बस पता चल जाए. एंड देन समथिंग हैपन. मैंने अपनी सोशल मीडिया में ये नहीं बताया कि किसने बचाया, बट माई गुरु सेव्ड माई लाइफ दैट डे. ही केम, आई सॉ अ वाइट लाइट. एक दरवाज़ा खुला, कुछ जैसे चांदी का सिक्का होता है ना, वैसा कुछ था. डोर था, बहुत ब्राइट लाइट थी, और आई फेल्ट सम एनर्जी. बहुत एनर्जी मेरे अंदर आ रही है. तो यही सेम एक्सपीरियंस हमारे गुरु ने बताया था हमें कि जब वो एनलाइटन हुए थे तब आया था. तो मैं मजाक में ये भी सोच रहा हूँ कि आप गुरुजी मेरे को कहीं एनलाइटन तो नहीं कर रहे हो. सच्ची मैं बता रहा हूँ. बट मुझे पता था, आई वॉज इन सो मच पेन. मुझे पता था मैं खुद से नहीं उसको बच पाऊंगा. मैं फैमिली को बोल रहा हूँ घर पे. क्या हुआ क्या था?
मैं बताया ना, जैसे मैं आई वॉज इन सम अदर जोन, मैं एक ऐसी दुनिया में चला गया था जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा था, एंड मैं एक लूप में था, सुक 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 सुक, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा था। आई वॉज एट होम ओनली, मेरी आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, आंखें बंद थी, एंड आई वॉज इन, मतलब मैं बहुत पेन में था, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत डर में था, एक अलग दुनिया में था, हाँ अलग दुनिया में पहुंच गया था, वैसा कुछ था, और मैं रोक नहीं पा रहा था उस चीज़ को। सेवियर एंग्जाइटी, सेवियर पैनिक अटैक्स, कुछ मान लो आपकी, वो एक साथ हो जाएं जिसको आप बयान नहीं कर सकते हो, ये वैसे स्टेट थी। तो मैं घर वालों को बोल रहा हूँ कि यार मुझे ले जाओ, मुझे बेहोश कर दो, क्योंकि मैं सो जाऊँगा शायद तो मैं बच पाऊँ, मैं इसको अब इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है लड़ने की। एंड बाई चांस वो रिकॉर्ड हुआ था मेरे फ़ोन पे, मेरे ये वर्ड थे कि वो आ गए। तो मेरे को पूछा फैमिली ने, क्या हो, कौन आ गया? मैंने बोला गुरुजी आ गए। मेरी आंखें बंद थी, आई जस्ट फेल्ट सम एनर्जी, एंड और फिर मैंने वहीं पे ये भी रिकॉर्ड हुआ कि अब मैं मर रहा हूँ। द लास्ट वर्ड आई सेड वाज कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। आई ऑलवेज न्यू कि मैं नहीं मर रहा, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं नहीं मर रहा था, पर इस बॉडी से मैं मरने वाला था। वो मैंने बोला कि अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, आई एम लिविंग दिस बॉडी। नो, इट वॉज काइंड ऑफ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। मुझे जो लग रहा है कि कहीं जाने ही वक्त आ गया था, ऐसा कुछ था, और बच गया। एंड व्हेन आई टॉक टू हिम, अभी वो साइलेंस से बाहर आए, तो मैंने पूछा उनसे, तो ही सेड द सेम थिंग। उन्होंने बोला कि मैं क्या हूँ, मैं नेचर हूँ, मैं जो हूँ वो प्रकृति ही भगवान है। नेचर जो है, एवरीथिंग, लाइक यू मी वी ऑल आर, हम सबके अंदर वही है, बट मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, उन पे था, है ना। जब मैंने उनको इतना ज़्यादा याद किया, तो वो द होल नेचर स्टार्टेड हीलिंग मी, प्रकृति ने हील करना शुरू कर दिया मेरे को। तो जब भी आप देखते हैं, हम लोग सुनते हैं कि जब ये भगवान करिश्माएं करते थे, वो कभी भी किसी भी सेंट ने या किसी भगवान ने खुद से करिश्माएं नहीं किए, वो नेचर अपने आप करती है, जब क्योंकि उनके कहने पे वो सेम ही है ना। हम यहाँ कभी देखते हैं टेलीपैथी होती है कि हम चाहते हैं कि यार उससे बात हो जाए और उसी का फ़ोन आ जाता है, तो वो क्या है, वो यही है कनेक्शन जिसको हम कहते हैं। सो आप अभी बॉलीवुड में सिंगिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? व्हाई यू नॉट? बिकॉज़ आई हैवंट सीन एनी ऑफ योर प्रोजेक्ट येट। मेरा अभी एक्चुअली 30th को एक गाना आ रहा है फिल्म में, बट इट्स वेरी लो बजट फिल्म, बट द थिंग इज पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, सेम चीज़ें मुझसे मेरे जो फॉलोअर्स हैं या फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि यार फिल्मों में क्यों नहीं गा रहे हो, फिल्म में क्यों नहीं गा रहे हो। तो मैंने बोला कि हर आम इंसान को ये बात पता नहीं है कि फिल्मों में गाने के लिए अब आपको मोस्टली एक जो लेबल्स हैं, रिकॉर्ड लेबल्स हैं, उनको साइन करना पड़ता है। सुनो, पहले क्या होता था कि कैसेट्स बिक जाती थी, तो उससे दे यूज्ड टू अर्न। अभी क्या रॉयल्टीज़ तो कंपनीज को तो मिलती हैं, आर्टिस्ट को तो कम मिलती थी, बट अभी रिसेंटली IPRS जो इन्होंने सबने मिलके, सिंगर्स ने और म्यूजिशियंस आर्टिस्ट ने मिलके क्रिएट किया कि जो हर एक म्यूजिशियन को, हर एक आर्टिस्ट को एक थोड़ा परसेंटेज मिल जाए, वो कहीं सेफर वो हो गया, बट ओवरऑल रॉयल्टीज़ कहीं से नहीं मिलती थी सबको। आई थिंक कुछ ही सिंगर्स, 1-2 सिंगर्स को ऐसे मिलती थी। आई डोंट हैव द प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। तो अभी हो क्या रहा है कि बहुत से सिंगर्स हैं, तो जो रिकॉर्ड लेबल्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये क्या कर रही हैं कि सिंगर्स को साइन कर रही हैं, एंड देन उनके कुछ आर्टिस्ट हैं 5 से 10, तो उनकी जब भी फिल्म आ रही है तो वो लिस्ट भेजते हैं म्यूज़िक कंपोजर्स को कि ये मेरे आर्टिस्ट हैं और सिर्फ यही गाएंगे। हाँ, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इवन जब मैं यहाँ मूव हुआ था बॉम्बे में, आई गॉट साइंड विद अ वेरी बिग लेबल, वन ऑफ द बिगेस्ट लेबल ऑफ इंडिया। लेट्स नॉट, क्योंकि लोगों को पता है, कुछ लोगों को, बट सही नहीं है बोलना, क्योंकि काम तो कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हैं, मैं तो बोलता हूँ सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब थिंग इस काम करने का तरीका सबका अपना है ना, तो मैं उस चीज़ पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ उसको। तो वो 7 years का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि इस साल मैं कहीं ना कहीं उससे मुक्त हुआ, फ्री हुआ। इट वॉज गुड। देखो, हर चीज़ अच्छी है, पर अगर वो वैसे हो, है ना, तो उसमें था कि आपको कुछ परसेंटेज अपने हर शो का, आपको जो भी आप कमा रहे हैं, जैसे अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो अगर आप 50% पे साइंड हैं या 55 पे साइंड हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट, अगर मैं कोई टी-शर्ट भी एंडोर्स कर रहा हूँ, मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे या कहीं पे, उसका मुझे 1 लाख मिल रहा है, तो 50,000 मुझे उस लेवल को देना है। So kind of
they were owning 50% of your life. 50, 40, 35, 55, 60 जो भी है उनका। हाँ, क्योंकि मुझे याद है फर्स्ट जो सबसे पहला मुझे आया था वो सबसे वियर्ड था। उसमें था कि 33% मिलेगा मुझे, 33 मिलेगा जो लेबल है, 33 मिलेगा जो मेरी मैनेजर है। मैंने वो साइन ही नहीं किया, मैं भाग गया। बट क्या होता है, लालच, जो यंग लोग हैं उनको लगता है ना यार फिल्म में गाना आ जाएगा, फिल्म में गाना आ जाएगा, तो वो उस वजह से लोग साइन कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे आर्टिस्ट मैंने देखे जिनको साइन कर लिया, 1 साल गाना, अच्छे गाने दे दिए, फिर वो नहीं चल रहे हैं, तो वो बस उनके शोज से या उनकी कमाई से खाया जा रहा है, ठीक है, उनका हिस्सा लिया जा रहा है, पर उनको उतना काम नहीं मिल रहा है उतने। तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले कोई पर्टिकुलर सिंगर्स थे, वो उसी रिकॉर्ड लेवल के लिए गाते थे। So I want to ask you one question. So जो परसेंटेज डिसाइड होता है, आफ्टर टैक्स होता है या बिफोर टैक्स होता है? That I'm not sure कि वो कितना होता है। ये आई थिंक टैक्स तो उसके अलावा होगा ना, वो तो वो हाँ वो सब हाँ मतलब आर्टिस्ट को जो बच रहा है, अगर आप जैसे मान लो 10 लाख की डील हुई है तो 10 लाख का जो भी 50% है या 40 जो भी डील है उस हिसाब से वो चले जाएगा। तो ये होता है यूजुअली। और इस वजह से बहुत से आर्टिस्ट हैं, जैसे बहुत से लोगों को नहीं पता है, मैं आर्टिस्ट का नाम ले लेता हूँ, ले लो, आतिफ असलम वॉज साइंड विद अ लेबल। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ उन्हीं के लिए गाने गाए हैं, और वो लेबल ने कितना दिया कितना नहीं दिया मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, पर सिर्फ उनके लिए गाए गाने। और उस लेबल ने काफ़ी काम दिया उनको, बहुत गाने उनको दिए हैं। और अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे पुराने गाने सारे उसी लेबल के लिए गाए हैं उन्होंने। उनकी इवन जो एल्बम्स थी वो सिर्फ उन्हीं के साथ कर सकते थे। और फिर जो उन्होंने शोज से कमाया होगा वो क्या डील थी मुझे नहीं पता है, बट वो यूजुअली ऐसा होता है कि फिर जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, उसका जो इनकम है उसका फिर शेयर होता है यहाँ से वहाँ। वही चीज़, सेम चीज़ इवन जो आप रियलिटी शोज देखते हैं, तो अगर रियलिटी शो कोई विनर है तो उसके तो ऐसे उनके तो इतने वियर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि हो सकता है आपको 2 साल तक आपको कुछ कमाने ही नहीं मिले। इवन जो विनर होता है सबसे ज़्यादा, तो मुझे लगता है वही फंस जाता है। अगर आप जीते नहीं हो तो बेटर है, सेकंड आ जाओ, पॉपुलैरिटी मिल गई, खुद से शोज़ करो। अगर आप जीत के आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसके बाद तो फिर वो 2-3 साल आपके साथ शोज़ करेंगे और वो 70-80% वो रख लेते हैं हर शो का। मेरे साथ मेरे को भी एक रियलिटी शो का आया था, उसमें तो ऐसा था कि मेरे को दे रहे थे वो 15,000 रुपये 2 साल का बस, और हर शो में फ्री में गाऊंगा उनके लिए, लेकिन वो मुझे टीवी पे डाल देंगे, ऐसा बोल रहे थे। तो मैंने बोला यार आई डोंट केयर, आई ऑलरेडी हैव यूट्यूब। तब था, अच्छा चल रहा था यूट्यूब भी, सोशल मीडिया, और तो ये चीज़ें थी। We wanted to talk about YouTube also. What happened with YouTube? यूट्यूब का यार पुराना डिस्कशन हो गया अभी, मुझे लग रहा है 2020 में इसके बारे में बात हो रही थी, क्योंकि जब मैं ज़्यादा सोचता था, अब मैंने आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग यार, क्योंकि यूट्यूब की जो व्यूअरशिप थी पहले बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अभी उसके बाद क्या हुआ, और लोगों के पास वक्त था, पेशेंस था। अभी लोगों के पास पेशेंस नहीं है, दे वांट अभी हर एक सेकंड में वीडियो चेंज करनी है, एंटरटेनमेंट। तो 2-2 मिनट 3-3 मिनट के 4-4 मिनट के गाने उनको ज़्यादा चाहिए नहीं। हाँ, तो वो उस वजह से यूजुअली मैंने देखा व्लॉग्स ज़्यादा चल रहे हैं यूट्यूब पे, और जो कॉमेडी रिलेटेड जो चीज़ें, स्टैंड अप कॉमेडीज़ एंड ऑल, वो ज़्यादा चल रही हैं। यूजुअली जो कवर, आई गॉट लकी, मैं उस एरा में था जब कवर सिंगर्स को अच्छा वो मिला। हम 10-12 सिंगर जो थे जो अच्छा काम कर रहे थे, उनको अच्छा रिकॉग्निशन मिला यूट्यूब से, और जो भी है उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प किया, बूस्ट किया। और आज भी उसी वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये सब है। बट वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया मुझे लग रहा है। वो इसलिए हुआ क्योंकि अब वो ही चीज़ की शॉर्ट उसका आ गया ज़माना, एंड नाउ एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ स्टार, ठीक है। हर घर की आंटियाँ भी अब टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे जो भी है सब रील्स बना रहे हैं, सड़क पे नाच रहे हैं, आप देखते ही हो, सड़क पे नाच रहे हैं अंकल के साथ, वो वायरल हो गए। हाँ, तो अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, और लोगों को पता नहीं है सच क्या है। लोग देखो ना, पहले रफ़ी साहब के ज़माने में मैं उनको सिंगिंग का गुरु, अपना भगवान जैसे मानता था, और उनके ज़माने में 4-5 सिंगर होते थे तो उतनी रिस्पेक्ट थी। अब 40,000 सिंगर है, 4,000 तो है, ठीक है। और तो उसकी वजह से आप मुझे बताओ कितने ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हम, जो कितने पॉपुलर थे, कुणाल गांजा वाला, इतने अच्छे गाने गाए, भीगे होंठ तेरे, और कितने बड़े बड़े गाने गाए हैं, आज हम देखते नहीं हैं। हाँ, मतलब सुन नहीं रहे हैं ना इतना। आई रिस्पेक्ट हिम, आई लव हिज सिंगिंग, आई लव हिज वॉइस, बट नहीं है। वही चीज़ को मैंने 2020 में जब ये वीडियो बनाया था यूट्यूब का भी, मैंने लोगों को यही बताया कि आज आप एक गाना देखते हैं जस्टिन बीबर का, तो उसको यार 1 हफ्ता लगता है, हफ्ते के बाद आप देखते हो 5 मिलियन 6 मिलियन व्यूज़ हैं। इंडिया में गाना रिलीज़ होता है, अगले दिन 20 मिलियन 30 मिलियन 200 बिलियन, मतलब पागल हो जाते हैं पब्लिक, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है कि बेवकूफ़ बनाना ईजी है,
लोग आपको स्टार कैसे मानेंगे? अच्छा, आपके 1 मिलियन व्यूज़ हो गए, एक घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। अच्छा, आप देखते भी होंगे थंबनेल में भी लिखा जाता है 200 मिलियन व्यूज़, या ही इज़ द फर्स्ट एक्टर जिसके ट्रेलर को इतना जल्दी। दिस इज़ ऑल पीआर, है ना? लोगों को ये एक वो क्रिएट किया जा रहा है और व्यूज़ खरीदे जा रहे हैं, ठीक है? ये कुछ उस टाइम पे भी ऐसा कुछ हुआ था, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया था। एक बहुत बड़े सिंगर हैं, वो अरेस्ट हुए थे, और मैंने वही चीज़, मैंने उस सिंगर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, कुछ नहीं है, ऑब्वियसली यार, ही इज़ अ स्टार, ठीक है? मैंने बस वो पोस्ट डाला कि देखो ये वही चीज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि ही पेड, उसमें न्यूज़पेपर में आया था कि ही पेड सच अमाउंट, ही पेड सच अमाउंट फॉर द व्यूज़, ही पेड समथिंग 72 लाख फॉर 1 करोड़ व्यूज़, सम ऐसा कुछ लाख सिर्फ व्यूज़ खरीदने में लगा है। तो मत सोच लो, 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा। तो हाउ कैन अ सिंगर लाइक मी, जो 2 लाख रुपए लगा के सोचता है यार कहीं डूब ना जाए, तो हम कैसे टक्कर लेंगे 2 करोड़ रुपए लगाने वाले सिंगर्स के साथ? सो इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल से कि अब तो बहुत ईजी है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक है, इंडिपेंडेंट तो है, पर वो घर के लिए है ना। 500 लोग सुन रहे हैं, 5000 लोग सुन रहे हैं, बट अगर आपको 5 मिलियन तक पहुंचना है, एक्चुअल लिसनर्स तक, यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पीआर, बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग चाहिए, बड़ी बड़ी वीडियोस, बड़ा पैसा, या फिर आप लकी हो जाओ। जैसे अभी रिसेंटली गाना फेमस हुआ था कच्चा बादाम, क्या था वो, है ना? एक बार मैं शो कर रहा था, एक लड़की आके मुझे बोलती सर आप वो गाइए कच्चा बादाम। आई क्राइड, आई वाज लाइक कि इतने साल रियाज किया, गाना यही था कच्चा बादाम। मोए 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 मोए, ये सो लोगों को क्या है, लोगों को बस कुछ चाहिए ना कुछ। बट वो आप मुझे बताओ, हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि वो जो वायरल होता है उसकी वो कितनी वो है, ड्यूरेशन कितनी है ना, कुछ भी नहीं है। तो मेरी मदर हमेशा कहती थी कि जो फ्रूट धीरे धीरे पकता है ना, वो ज़्यादा मीठा और ज़्यादा वो होता है। पहले के गाने क्यों अच्छे बनते थे? हम बोलते हैं बहुत सुरीले, आज भी गाते हैं अभी ना जाओ छोड़कर, 14वीं का चांद हो तुम, क्योंकि पहले गाने बनते थे, बनने में वक्त लगता था, लिखा जाता था, फिर सिंगर्स के साथ 30-30 दिन 40-40 दिन रिहर्सल होती थी, फिर गाया जाता था। अभी है, जैसे कुछ टाइम पहले मुझे बुलाया गया था एक बहुत बड़े स्टूडियो में, मैं गया तो मुझे सिर्फ मेरा पार्ट सुनाया गया, और फीमेल सिंगर भी थी, बहुत लेजेंडरी सिंगर है, उन्होंने गाया था, और मुझे सिर्फ मेरा वो इतना सा पार्ट सुनाया गया। फिल्म के डायरेक्टर बैठे हैं, प्रोड्यूसर सब बैठे हुए हैं, बहुत बड़े लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने मुझे लिखवाया और मैं गा रहा हूँ 10 मिनट में गाना गा के बाहर। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि फिल्म की कहानी क्या है, मैं उसमें क्या रस डाल सकता हूँ, तो डालूंगा भी तो फेक होगा ना। तो आजकल यही है, सबको बस क्विक। हाँ, सोशल मीडिया इज लाइक दैट, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ स्टार। आजकल कोई भी गा रहा है तो उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आजकल ऑटोट्यून इज अ वेरी गुड थिंग। Siddharth, let's talk about little bit about autotune. Have you used it? ऑटोट्यून मुझे लगता है हर ही सिंगर यूज़ करता है, आजकल हर गाने में, मतलब रेयरली ऐसा होगा जहाँ पे यूज़ नहीं होता है। एंड ऑटोट्यून इज़ अ कंपनी, एक्चुअली किसी एक कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसको ऑटोट्यून बोलते हैं। बट ऑटोट्यून इज़ अ पिच करेक्शन टूल एक्चुअली। और क्या होता है आजकल मॉडर्न ज़माने में सब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सब डिजिटलाइज्ड हैं ना, डिजिटल हैं, तो उस वजह से क्या है, अगर वोकल्स को भी अगर हम लोग ट्यून नहीं करेंगे प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पे, तो वो थोड़ा सा ऑफ साउंड करता है। तो इस वजह से हर सिंगर पे कहीं ना कहीं हल्का हल्का यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं पे उसको एक्सेस में यूज़ करते हैं। जैसे हम देखते हैं यूजुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऑटोट्यून का यूज़ होता है, वो जो रोबोटिक वॉइस जिसको हम बोलते हैं वैसा इफेक्ट देने के लिए, टीप इन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। और बट आई थिंक यूजुअली हर सिंगर यूज़ करता है। चालीपुत ने यूज़ नहीं किया था, अभी रिसेंटली कुछ एल्बम आई थी उनकी, आई डोंट नो बिकॉज ही इज़ पिच परफेक्ट। तो कुछ लोग अगर हाँ वो गिफ्टेड हैं बिल्कुल ही, जैसे लता जी थी, बट वही उतना ट्रेंड और इतना सुर में गाने वाला कोई हो तो शायद यूज़ ना हो, बट यूजुअली 99% ऑटोट्यून यूज़ किया जाता है, तो एवरीबडी डज दैट। Who is your idol when it comes to singing career? सिंगिंग में मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ रफ़ी साहब से, मोहम्मद रफ़ी साहब। मुझे बहुत मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग भी बहुत प्यारे थे, द वे यूज्ड टू टॉक एंड स्माइल, और गाने भी उनके ऐसे ऐसे हैं कि उन्होंने जो हर जॉनर में गाए हैं, कितनी लैंग्वेजेस में गाए, एंड ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन खुद में, और बहुत से लोगों ने सीखा है उनसे। एंड इवन सोनू निगम जी, वो भी उन्हीं के कहीं ना कहीं उनका ही कुछ अंश है, तो वैसे कहीं काफ़ी उनसे। बट आई थिंक हम हर किसी सिंगर से कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो मुझे लगता है कि हर किसी से कुछ ना कुछ तो सीखा ही है मैंने, सुनना है, और सिंगर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सुनना।
तो जैसे अगर आप बुक्स पढ़ पढ़ के नॉलेज लेते हैं, वैसे आप सुन सुन के कि ऐसा क्यों किया है उन्होंने, यहाँ पे ये आवाज़ को क्यों सॉफ्ट किया, वो सुन सुन के एक्सप्रेशंस, उनकी चीज़ें समझ आती हैं। तो बट सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रफ़ी साहब के साथ ये है मेरा। That's great. And आप यंग जनरेशन को कोई सजेशन देना चाहोगे? What kind of a road map they should have? रोड मैप मुझे लगता है सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसके लिए उनको मना नहीं करूँगा, पर पूरा कंसंट्रेशन सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हाँ भाई सीखना प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे म्यूज़िक सीखना है, अब वो वेस्टर्न म्यूज़िक हो, इंडियन क्लासिकल हो, जो भी हो, बट डेली आपकी एक्सरसाइजेज, अगर आप सिंगर की मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिक आपका रियाज जो है वो रेगुलरली होना चाहिए, और थोड़ा सा डेडिकेट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने टाइम को उसके लिए। और फिर साथ साथ में यू कैन ट्राई योर इंस्टाग्राम रील्स पे, सोशल मीडिया तो आपको हेल्प कर ही रहा है, और भी बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल तो, और आजकल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी अच्छा है, अगर आप इफ़ यू आर लकी तो आप अच्छे सिंगर के साथ साथ बड़े स्टार भी बन सकते हैं। मैंने आपको देखा है कि पहले क्या होता था कि लोग बचपन से स्टार्ट करते थे, हाँ जी, गुरु के साथ, जी, और वो हारमोनियम वगैरह बजाते थे और प्रैक्टिस करते थे, करते थे। आजकल भी होता है वो चीज़, बट वो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की वो ही तो हमारी वो है। जैसे आप देखते हैं किसी एथलीट को या किसी क्रिकेटर को, आप देखते हैं बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, और आजकल तो कितना अच्छा हो गया ना, पहले तो जैसे मुझे नहीं ये अपॉर्चुनिटी मिली, बट आजकल बच्चों के लिए बहुत ईजी है, स्कूल्स में ये ऑप्शंस हैं सीखने के। फिर आप जहाँ रहते हैं सोसाइटीज़ में बच्चे जाते हैं सैटरडे को, जैसे वो होता है, वैसे आजकल मुझे लगता है काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, और पेरेंट्स भी आजकल चाह रहे हैं कि उनके बच्चा कुछ ना कुछ तो सीखे करे, तो इट्स वेरी गुड। पर मुझे लगता है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो थोड़ा सा पीछे हो रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा फेम नहीं है, उसमें फेम और जल्दी नहीं है। आजकल लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि आज गाया और कल मैं, मतलब अच्छा कब गाऊंगा मैं यार, कब गाने लगूंगा वैसा। इसीलिए लोग ऑटोट्यून यूज़ करते हैं। हाँ, आपको देखिए ना, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कभी कभी कि लग जा गले गाना उस ज़माने में, या फिर जैसे मेरा सबसे फेवरेट सॉन्ग है अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल, अभी मैं मेरा गला बहुत ख़राब है, पर मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहा हूँ, इफ़ यू लिसन टू दोज सॉन्ग्स लाइक अभी ना जाओ छोड़कर, आशा जी, रफ़ी साहब, ऐसा लग रहा है बात कर रहे हैं, पूरी बातचीत हो रही है। फिर एक गाना है अच्छा जी मैं हारी चलो मान, तो मान जाओ में मनाया जा रहा है पूरा, ऐसा लग रहा है ना, बट वो चीज़ आजकल नहीं हो रहा है। आजकल क्या है, पहले होता था कि प्लेबैक सिंगिंग का मतलब क्या है कि किसी हीरो के लिए गाना है ना, आजकल क्या हीरो वाली आवाज़ नहीं ढूंढी जा रही। जब मैं इंडस्ट्री में आया था किसी ने मुझे ये कहा था कि आपकी तो बहुत अच्छी आवाज़ है, बट ये ना अभी हमको ये चाहिए, तो मुझे लगता था यार मैं या तो सिगरेट पी के ख़राब कर लूँ, क्या हंस डालूँ, काश मेरी आवाज़ अच्छी नहीं होती। कभी कभी मुझे ऐसे दुख फील होता है कि यार मेरी आवाज़ अच्छी क्यों है। आजकल लोगों को चाहिए वो हंस वो जानबूझ के वो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हाँ, तो आजकल वो जो लाइक उदित जी, सच ए ब्यूटीफुल वॉइस, शान, जो सोनू जी, कितने प्यारे प्यारे गाने आज भी हम सुनते हैं, चांद छुपा, तो वो लगता है कि यार वाह हीरो गा रहा है ना, पर आजकल तो चांद छुपा होगा तो चांद छुपा वैसा आएगा, तो पता नहीं वो क्या है, क्यों ट्रेंड में ऐसा। बट आई होप जैसा लोगों ने फिल्म्स में और वेब सीरीज़ में अच्छा कंटेंट लोग अब ढूंढ रहे हैं, आई होप म्यूज़िक में भी ऐसा होए कि लोग अब बोलें कि अब हमें अच्छा म्यूज़िक सुनना है। एनी कमेंट्स ऑन रैप म्यूजिक? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मैं लता जी को पूछा किसी ने एनी कमेंट्स ऑन रैप म्यूज़िक, तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि जिस चीज़ में सुर ना हो मुझे वो बहुत तकलीफ देता है। तो रैप म्यूज़िक इज़ मोर लाइक उसमें मोर लाइक सुर वाला चीज़ कम है, इट्स मोर लाइक आपकी पोइट्री जो है, स्टोरी टेलिंग ज़्यादा है। आई लाइक इट, ऐसा नहीं है, मुझे कुछ बोहेमिया के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे फील आती है, तो अच्छा है। पोइटिक वाइज तो मतलब जो लिरिकली लिखते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गाने भी मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट रैप सिंगिंग एंड ऑल दैट। I wanted to ask you about Asian Games performance that you have given. Yeah, वो I think What year it was? 2018. 2018. Yeah, तो मेरी टीम को मेल आया था, they were looking for a singer, और सबसे बड़ी बात थी कि मुझे डांस करना था, I'm a very bad dancer, so they called me like 2 weeks before the event, but ट्रस्ट मी वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मेरा टाइम था, क्योंकि जिसे हम स्कूल टाइम होता था ना,
एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पूरा पूरा स्कूल उसमें लगा रहता है, वैसा था कि वहाँ पे सब बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट थे, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना मस्ती एंड रिहर्सल्स होनी है रोज़। और इंडोनेशिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, वहाँ पे जकार्ता में थे हम लोग और बहुत मज़ा आया लोगों से। कल्चर जब मैंने देखा कि काफ़ी सिमिलर है इंडिया से, वहाँ पे जो हम लोग बड़े बड़े होटल्स में रुके हुए थे और वहाँ पे रामायण चल रही है, महाभारत चल रही है, हमारे सीरियल्स देख रहे हैं हम लोग और डब थे उनकी लैंग्वेज में। तो आई रियलाइज्ड कि कितना है। एंड आई परफॉर्म्ड कुछ कुछ होता है सॉन्ग्स, 2 गाने मैंने शाहरुख खान के गाए और 1 गाना जय हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वहाँ पे ऐसा उनका इतना क्रेजी उनका रिस्पॉन्स होगा। अराउंड 1 लाख लोग थे और सब गा रहे थे मेरे साथ कुछ कुछ होता है, जय हो। एंड एवरीबडी लव्स शाहरुख खान, वहाँ पे तो सब पागल हैं। या तो इवन कोई मिल गया वो गाया जब मैं गा रहा था। एंड वहाँ की एक सिंगर हैं देनादा, उनके साथ परफॉर्म किया था मैंने ये 2 गाने। एंड जय हो मैंने अकेले किया था, बट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के लिए की तरफ से परफॉर्म करना, रिप्रेजेंट करके। और पूरा मेरा गांव जम्मू देख रहा था, इंडिया में कितने लोग देख रहे थे, बाहर कितने लोग देख रहे थे। They would have so proud of you. Yeah, it was a great experience. Whenever I actually listen to these songs, जय हो गया, वंदे मातरम हो गया, जैसे क्रिकेट होता है ना, फील्ड पे सब लोग गा रहे होते हैं। Yes. I get the goosebumps. Yes. और आपको पता है मैं इतना घबराया हुआ था क्योंकि लाइव होना था, एक भी गलती और इतने बड़े लेवल पे, क्योंकि उसको जो ओलंपिक्स जो लोग मैनेज करते हैं उस लेवल की टीम थी, वो लोग मैनेज कर रहे थे। तो इतने कैमराज हैं, आपके कान में बोला जा रहा है अब इस कैमरा में, अभी इस कैमरा में, अभी ये। मैंने कुछ खाया नहीं था, डर के मारे मैं कुछ खाया नहीं है और घबराहट से मैं पक्का फेंट हो जाऊंगा स्टेज पे। और वो हुआ, इतना अच्छा हो गया। और आई थिंक वो एक बहुत प्यारी याद है मेरे, बहुत ऐसी मेमोरी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। I'm sure. And any new project that you're working on? Yeah, I'm working on my few originals. मुझे एक दिन ऐसे रियलाइजेशन हुई, जैसे ये भी नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हुआ, तो उसके बाद एक रियलाइजेशन हुई कि सच में अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा। तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे भी, क्योंकि इतने बड़े बड़े सिंगर्स आए चले गए। आजकल किसी बच्चे को पूछो मनडे के बारे में तो उनको पता भी नहीं होगा, मोहम्मद रफ़ी साहब, है ना। तो बड़े बड़े सिंगर्स आए, बड़े बड़े एक्टर्स आए, सबको दुनिया भूल जाती है। तो मुझे लगा कि एक ही चीज़ है थोड़ी बहुत शायद दुनिया याद रखेगी, वो है काम मेरा। तो आई वॉन्ट टू डू गुड म्यूज़िक। जो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 5 साल में मर जाता हूँ या चला जाता हूँ, कुछ हो जाता है, तो उस जाने से पहले मैं वो म्यूज़िक करना चाहता हूँ जो मैं हमेशा से करना चाह रहा था। हमेशा रुका रहा कि यार अच्छा वक्त आएगा, ये होगा वो होगा तब करूँगा। बट नाउ आई वांट टू क्रिएट वो जो मैं करना चाहता था हमेशा से, अच्छा म्यूज़िक उन लोगों के लिए, चाहे वो 50 लोग हों, चाहे 500 हों कि 5 लाख हों, फ़र्क नहीं पड़ता। I'm actually looking forward to your song. Maybe then I can call you again and we can yeah, definitely. Yes. More about your work and Yes. Your another maybe song. Yeah. So I think at the end, see, we have a lot to talk about since we have spoken about a lot of things behind the scene. Yeah. Maybe we cannot because of the time constraint. Yeah, I know. So maybe we can finish here. But looking forward to do maybe another episode with you very soon. For sure. Always ready. Yeah. All right. Thank you so much for coming on my podcast. And thank you, Nidhi. Great having you. Thank you so much. Thank you.